हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा की सर्जरी के बारे में। फाइब्रोएडेनोमा क्या होता है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कैसे होता है, क्या क्या तकलीफ देता है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इसकी सर्जरी एडवाइस करी गई है या वो सोच रहे हैं कि क्या इसका ऑपरेशन करके इसको निकलवा दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ पूरा फ्लो कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर कैसा होगा, ओपीडी से लेके डिस्चार्ज होने के बीच में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, किस किस चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो हो सकता है ये वीडियो देख के उनके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं सर्जरी के स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाना होगा अपने ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट में होने वाली गांठ को। आप जनरल सर्जन को दिखा सकते हैं, आप किसी ब्रेस्ट सर्जन को दिखा सकते हैं, आप किसी कैंसर सर्जन को भी जाके दिखा सकते हैं। ये सारे ही सर्जन्स क्वालिफाइड होते हैं ब्रेस्ट की सर्जरी करने के लिए। एक बार वो आपको देखेंगे तो उनको एक रफ अंदाज़ा आ जाएगा एग्जामिन करने के बाद, आपकी हिस्ट्री सुनने के बाद, कि ये गांठ किस प्रकार की हो सकती है। हालांकि ये फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि ये फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है। बट कोई भी ऑपरेशन कराने के पहले फाइनल डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि हम अंदाजे से बॉडी की अंदर से कोई भी चीज़ बाहर निकाल लें, इसीलिए आपको आगे के कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताए जाएंगे। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन फाइब्रोएडेनोमा के केस में सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो ब्रेस्ट में गांठ है उसके अंदर सॉलिड चीज़ें हैं या लिक्विड चीज़ें हैं। फाइब्रोएडेनोमा अगर है तो उसके अंदर सॉलिड चीज़ें पाई जाएंगी, अगर लिक्विड चीज़ें हैं तो हम उसको ब्रेस्ट सिस्ट कहते हैं और वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार आपको पता चल गया कि ये फाइब्रोएडेनोमा है तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस कराने का। कुछ बार ऐसे होता है कि सिर्फ सोनोग्राफी द्वारा पता नहीं चल पाता है कि ये कंफर्म फाइब्रोएडेनोमा है या नहीं है। इस केस में जो रेडियोलॉजिस्ट है हो सकता है वो सजेस्ट करे कि आप फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या FNAC करवाएं। FNAC में एक सुई द्वारा एक्चुअली में उस गांठ तक पहुंचा जाता है एंड वहां से कुछ सेल्स निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ये स्टडी करने के लिए कि ये एक्चुअली में कौन सी गांठ है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ीरो तकलीफ होती है, बट एक इंजेक्शन लगाने जितनी सुई तो चुभती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक बार FNAC हो गई, आपकी सोनोग्राफी हो गई, हो सकता है एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन जिसको मैमोग्राफी कहते हैं वो भी आपको करवाने के लिए कहा जाए। मैमोग्राफी में सोनोग्राफी से थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और FNAC जितना आपको दर्द भी नहीं होता है, तो ये एक बीच का इन्वेस्टिगेशन जैसा आप कह सकते हैं। तो ये 2-3 इन्वेस्टिगेशंस के बाद में कंफर्म डायग्नोसिस आ जाती है कि ये फाइब्रोएडेनोमा ही है। एक बार कंफर्म डायग्नोसिस आ गई, फिर आता है स्टेप ऑपरेशन करवाने का। ऑपरेशन कराने के पहले आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाने पड़ेंगे। ये इन्वेस्टिगेशंस करवाने का मेन पर्पस ये है कि आप अपने बॉडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने सर्जन को दे पाएँ, जिसकी वजह से वो ढंग से ऑपरेशन कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा इनके पास इन्फॉर्मेशन होगी उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो ऑपरेशन कर पाएंगे। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको कुछ एडवाइस किए जाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC, ब्लड शुगर क्या जो स्टेटस है वो देखना पड़ेगा, आपको क्या कोई और बीमारी है वो सब देखनी पड़ेगी। तो ये सारे चेकअप के बाद आपको एक तरीके का क्लियरेंस दिया जाएगा कि यस, आपकी सर्जरी सेफली करी जा सकती है। उसी समय आपको हो सकता है चेस्ट के एक्सरे भी कराने के लिए बोला जाए या ECG कराने के लिए भी बोला जाए। अगर इनमें कुछ कमताई आती है तो हो सकता है आपका ऑपरेशन थोड़ा डिले किया जाए, क्योंकि पहले उस कमताई को भरना ज़रूरी हो जाएगा। एक बार आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं और आप फिट पाए गए हो, तब आपको ऑपरेशन की तारीख बताई जाएगी कि इस फलानी तारीख पे आके आप अपना ऑपरेशन करा सकते हो। अब ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है? जनरली अगर एक फाइब्रोएडेनोमा है या 2 फाइब्रोएडेनोमा है तो ये लोकल एनेस्थीसिया द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। लोकल एनेस्थीसिया मतलब जहाँ पर गांठ है वहीं के वहीं पर इंजेक्शन दिया जाएगा और उस जगह को सुन्न बना दिया जाएगा। आपको पूरी भूल नहीं दी जाएगी। जहाँ तक पेन की बात आती है, इंजेक्शन लगाने में जितना पेन होता है उतना पेन होगा, बट उसके बाद आपको पेन महसूस नहीं होगा। आपको जनरली एक डल सेंसेशन आएगा कि इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कुछ तो काम किया जा रहा है, बट पेन नहीं होगा। अगर आपको पेन फील होता है तो आप अवेक होंगे, आप बोल सकते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, तो डॉक्टर आपको और दवाई दे देंगे जिससे कि एनेस्थीसिया और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये हो गया लोकल एनेस्थीसिया में करने
किया जाने वाला प्रोसीजर। अगर फाइब्रोएडेनोमा बहुत बड़ा है या मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आपको जनरल एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत पड़े। इसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस और कराने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे। तो आपको अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी अगर फाइब्रोएडेनोमा का आपका ऑपरेशन होने वाला है। लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, बिकॉज जनरली लोगों का ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में होता है, तो इसमें जनरली एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऑपरेशन से 5-6 घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं एंड ऑपरेशन करवाने के 5-6 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं। खाली पेट आना बहुत ज़रूरी होता है। खाली पेट से मेरा मतलब है ना आपको पानी पीना है, ना प्रसाद खाना है, चाय बिस्किट नाश्ता कुछ भी नहीं करना है अपने ऑपरेशन के पहले। मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह 10 बजे है, तो आपको सुबह 6 बजे से, या मैं तो कहूँगा रात से ही खाली पेट रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑपरेशन करते समय अगर कोई भी कठिनाई आ जाए, आपको एनेस्थीसिया देना पड़े, फुल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया या सेडेशन, या आपको किसी चीज़ का कोई एलर्जिक अटैक आ जाए, तो आपका पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो आपको खाली पेट आना है, आप हॉस्पिटल पहुँचोगे, वहाँ पे आपके साथ में कोई होना बहुत ज़रूरी है। चाहे ऑपरेशन कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, साथ में एक व्यक्ति बाहर खड़ा होना चाहिए जो कि आपका रिलेटिव हो, जो कि आपके बिहाफ पर डिसीजन ले पाए। बिकॉज एक बार आपका ऑपरेशन चल रहा है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप पेपर वगैरह साइन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति साथ में ना हो, उस वजह से ऑपरेशन डिले हो जाता है एंड पेशेंट्स काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, बट ये करने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज ये मेडिको लीगल रिक्वायरमेंट है। तो आपके साथ कोई व्यक्ति आएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, खाली पेट आप आए होंगे, वहाँ पे आप नर्सेज वगैरह से मिलेंगे, आपको आपका रूम दिखाया जाएगा, फिर आपको कुछ इंजेक्शन लगाए जाएंगे, कुछ टेस्ट किए जाएंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह वगैरह, पेपर वर्क होगा, फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स को डर होता है कि क्या मुझे बहुत पेन होगा। जैसा कि मैंने बताया, पेन उतना नहीं होता है। आजकल के ज़माने में एनेस्थीसिया काफ़ी अच्छा हो गया। आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो आपको जहाँ पे गांठ है वहाँ पर एक पहले दवाई लगाई जाएगी, उसको पूरा क्लीन किया जाएगा अच्छे से, एंड फिर उसके बाद में इंजेक्शन देके उस जगह को सुन्न बना दिया जाएगा। एक बार वो जगह सुन्न हो गई है, हमने ये चेक कर लिया है, तभी ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप बीच में बता सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसको दवाई देके ठीक कर सकते हैं। लगभग ऑपरेशन करने में एक 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय लगता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में आधे घंटे के लिए रहेंगे, आप तो सुबह से शाम तक रहेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी आप कम से कम 1 घंटा बिताएंगे, बिकॉज ऑपरेशन के पहले की जो तैयारी है और जो बाद की तैयारी है उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो एक बार आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो जनरली उस गांठ को, अगर वो छोटी है तो पूरा एक ही साथ निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो जगह बच जाती है वहाँ पे जो भी ब्लीडिंग है उसको बंद कर दिया जाता है एंड उसको अलग स्टिचेस लेके पूरा क्लोज कर दिया जाता है। आजकल जनरली जो स्टिचेस यूज़ किए जाते हैं वो अपने आप डिज़ोल्व होने वाले होते हैं, तो वो स्टिचेस को निकलवाना नहीं पड़ता है। हालांकि वो बहुत जल्दी नहीं डिज़ोल्व होते हैं, उनको डिज़ोल्व होने में समय लगता है, 1 महीना 1.5 महीना तक जा सकता है। अगर वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे तो आपका घाव खुल सकता है। तो एक बार आपका ऑपरेशन हो गया, ये सब स्टिचेस वगैरह लगा दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फाइब्रोएडेनोमा अलग अलग स्टिचेस आ सकते हैं। ये पूछने में मुझे पता नहीं क्या पॉइंट है कि कितने टाँके आए हैं। ऑनेस्टली एज ए सर्जन मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कितने टाँके आए हैं, बट एक बार आपको ऑपरेशन हो गया उसके ऊपर एक स्टेराइल ड्रेसिंग करी जाती है एंड फिर आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बिकॉज आपको बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी दे रहे हैं तो इमीडिएटली आपका खाना पीना शुरू करना अब पॉसिबल नहीं है। तो कुछ घंटों के बाद आपको सबसे पहले पानी दिया जाएगा, उसके बाद नारियल पानी, फ्रूट जूस वगैरह शुरू किया जाएगा। आने वाले 5 से 6 घंटे में ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं दोबारा ब्लीडिंग तो नहीं शुरू हो गई है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको किसी दवाई का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ये सब एक बार सुनिश्चित हो जाए उसके बाद आपके डिस्चार्ज का समय आता है। हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल कहे कि आपको 24 घंटे रहना ज़रूरी है, और वो मेरे हिसाब से अच्छा भी है क्योंकि सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आपको काफ़ी दवाइयाँ बताई जाएंगी, उन दवाइयों से पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी एसिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, एंड ये सारी दवाइयाँ आपको समझा के आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब आप घर जाएंगे तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक लोकल एनेस्थीसिया द्वारा होने वाले ऑपरेशन जैसे फाइब्रोएडेनोमा है, उनका आपकी डेली रूटीन पे, आपकी डाइट पे, आपके काम पे कोई खास असर नहीं होगा। एक बार ऑपरेशन हो गया, आप घर पहुँच गए,
एक बार आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है, कोई किस्म की तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप अपने नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं। बिकॉज आपको काफ़ी सारी दवाइयाँ दी जाएंगी तो आपको एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक प्लेन फूड खाएँ, फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, मसाले कम हैं, तो आपको वो डाइजेस्ट करने में आसान होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी। आपकी दवाइयाँ लगभग 5 से 7 दिन तक चलेंगी। उस बीच आपको 1 या 2 बार आके अपना ड्रेसिंग चेक करवाना होगा। नॉट नेसेसरी कि आपने जहाँ पे ऑपरेशन किया है वहीं पे कराएं, आप कहीं और भी करा सकते हैं। एक बार ये चेक हो गया कि आपका घाव ठीक है, कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं बन रहा है, तो एक 2-4 बार ड्रेसिंग करने के बाद में आपको ड्रेसिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे कि अब आपको सिर्फ टाँके सूख के गिरने का वेट करना है। बाय दिस टाइम आप भूल चुके होंगे कि आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं कब से नहाना शुरू कर सकता हूँ, तो इसका आंसर ये है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में आप स्पंजिंग कर सकते हैं। एक बार आपकी 1 या 2 ड्रेसिंग्स हो चुकी है, उसके बाद एक सिंपल वाटरप्रूफ ड्रेसिंग जैसे कि हैंडी प्लास्ट या कोई स्पेसिफिक ड्रेसिंग भी मिलती है मेडिकल स्टोर में, आपको लिंक मिल जाएगी नीचे। वैसी कोई वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाकर भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना नहाना कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने बाकी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेयर्स चढ़ना, उतरना, ड्राइविंग करना, घर पे काम करना, ये सब अलाउड है, उसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट, जो लोगों का डाउट होता है कि क्या ये ऑपरेशन कराने के बाद में ये दोबारा हो सकता है, तो द आंसर इज़ येस, ये दोबारा हो सकता है। जिन लोगों को फाइब्रोएडेनोमा होता है उनके शरीर में ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनको दोबारा ये बीमारी हो जाए। क्यों होती है, इसका क्या कारण है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका कोई क्लियर आंसर एटलीस्ट मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं कि ये अगर दोबारा हो रही है तो आप तुरंत दिखा के उसको ठीक करवा लें। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, विटामिन ई, मिथाइल कोबालामाइन के सप्लीमेंट्स, जो कि आपको मदद कर सकते हैं इस बीमारी को दोबारा होने से बचाने में या इससे जो पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में। इन दवाइयों का प्लस एक बेसिक पेन किलर जैसे क्रोसिन वगैरह हो गई, उससे आपको मदद मिल सकती है। हालांकि इन दवाइयों को लेके कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगा या जो आपको फाइब्रोएडेनोमा है वो इन दवाइयों से गल के गायब हो जाएगा। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसा क्लेम करते हैं, बट एज अ सर्जन मुझे तो यही समझ में आता है कि सर्जरी कराना इसका सबसे प्रैक्टिकल और सेफेस्ट उपाय है। लास्ट में बात आ जाती है कॉस्ट की, कि ये सर्जरी का कॉस्ट कितना होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ तक है वहाँ पे फ्री में हो सकता है ये। जो ट्रस्ट या चैरिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे काफ़ी कम पैसों में ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसका खर्चा फ्यू थाउजेंड रुपीज़ से लैक्स ऑफ रुपीज़ तक जा सकता है। मैं कोई फिगर नहीं बता सकता हूँ बिकॉज ऑनेस्टली मुझे इतना पता भी नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में हर सर्जरी कितने की होती है। ये तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, वेरी करता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह पे। इस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगा। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको फाइब्रोएडेनोमा सर्जरी के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गई हो, या कोई भी लोकल सर्जरी, लोकल एनेस्थीसिया वाली जो सर्जरी है उसके बारे में एक रफ आइडिया आ गया हो कि क्या क्या होता है स्टेप्स। एंड इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे लिंक्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप जैसे तैसे रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।